मेरा नाम रोहिणी है। मैं बहुत शांत स्वभाव की, सीधी सादी और मामूली सी लड़की थी। मेरी छोटी बहन शालिनी वो भी बहुत सुंदर थी। हम दोनों ही बहनों के बिहेवियर बहुत अलग अलग थे। मेरी बहन बहुत चंचल थी, उसे लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद था, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत संस्कारी थी। मुझे शुरू से ही मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। कुछ ऐसे ही संस्कार वो मेरी छोटी बहन को भी देना चाहती थी, मगर मेरी छोटी बहन तो अपनी ही मर्जी की मालिक थी। वो ज़्यादा किसी की सुनती नहीं थी। छोटे होने की वजह से वो मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन और उसके बाद 2 छोटे भाई थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं घर में रहकर घर के ही कामकाज किया करती थी। मेरी छोटी बहन ने इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं की थी, क्योंकि उसे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। वो ज़्यादातर हंसी मजाक में लगी रहती थी। हमारे पड़ोस में रहने वाला धीरज, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरज हमारे घर में काफ़ी आता जाता था, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा का बहुत लाडला बन गया था। धीरज और उसकी फैमिली हमारे पड़ोस में किराएदार थे और वो काफ़ी सालों से पड़ोस वाले घर में किराए पर रह रहे थे। धीरज के साथ उसकी मम्मी और उसके पापा रहा करते थे। उसकी 3 बहनें थीं। उन तीनों की शादियां हो चुकी थी और वो अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता बीमार रहते थे, जबकि माँ पढ़ी लिखी थी। इस उम्र में भी स्कूल में टीचर की नौकरी किया करती थी। धीरज किसी कंपनी में एम्प्लॉय था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उसकी ड्यूटी होती थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को ऑफिस आने के बाद वो हमारे घर ज़रूर आता था। मेरे मम्मी पापा को भी वो अपने माता पिता के समान ही समझता था। धीरज कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता था, मगर मैं उससे कोई बात नहीं करती थी। मेरी बहन शालिनी धीरज के साथ बहुत हंसी मजाक करती थी। कई बार तो वो धीरज के साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए भी जा चुकी थी, जबकि मम्मी ने उसे धीरज के साथ कहीं भी घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था, मगर वो किसी की सुनती ही नहीं थी। मम्मी उसे इसीलिए रोकती थी कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम पड़ोसी के बेटे के साथ उसकी गाड़ियों पर घूम रही हो तो लोग गलत गलत मतलब निकालेंगे। धीरज शालिनी से उम्र में काफ़ी बड़ा था। वो तो मुझसे भी 2 साल बड़ा था, मगर शालिनी धीरज का नाम लिया करती थी। ये बात मेरी मम्मी को बहुत गलत लगती थी। उन्होंने कई बार शालिनी से कहा था कि धीरज को भाई कहकर बुलाया करो, लेकिन शालिनी थी कि उसे अपना दोस्त ही मानती थी। उसका यही कहना था कि भाइयों से दोस्ती नहीं की जाती। सगे भाई अपनी जगह होते हैं और दोस्त अपनी जगह होते हैं। पापा कहते थे कि बेटी अगर दोस्ती करने में खुश है तो उसे इसी तरह से खुश रहने दो, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा रोक टोक मत किया करो। सबसे ज़्यादा लाडली होने की वजह से पापा उसकी हर बात को मान लेते थे। मुझे तो घर की नौकरानी समझा जाता था। जिसको जो काम होता वो मुझे आवाज़ लगा दिया करता था। शालिनी इसी घर की बेटी होते हुए भी घर के किसी काम काज को हाथ नहीं लगाती थी। वो खूबसूरती में मुझसे 2 कदम आगे थी, इसलिए उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैं सोचती थी कि मैं भी खूबसूरती में शालिनी से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती थी, जबकि शालिनी सारा दिन लिपस्टिक और क्रीम लगाकर घूमती थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। मैं कोई मेकअप भी नहीं करती थी और सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती थी, इसलिए मेरी खूबसूरती किचन के अंदर ही दबकर रह गई थी। मुझे तो कहीं जाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालनी सिखाई थी, जबकि शालिनी बहुत मॉडर्न टाइप की थी। उसे घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था, बल्कि वो तो अपने भी सारे काम मुझसे करवाया करती थी। शालिनी और मेरी आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वो मुझे खुद से कम समझती थी। अपनी मेकअप वाली खूबसूरती और अपनी मॉडर्न अदाओं से वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और घमंडी समझती थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी खूबसूरती का दिखावा था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो मुझसे बात करती है या नहीं। मम्मी तो कभी कभी शालिनी को इस बात पर डांट देती थी। कहती थी कि रोहिणी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा कंपैरिजन मत किया करो। मगर शालिनी कहाँ किसी की सुनती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी की हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो बिल्कुल मेरे जैसे ही स्वभाव का हो, शांत और सुलझा हुआ, समझदार और सिंपल, जिसमें दुनिया का दिखावा बिल्कुल भी न हो।
मम्मी ने आसपास के कई लोगों से भी कहा था कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताना। ये बात धीरज की मम्मी के कान तक भी पहुंच गई थी। एक दिन धीरज की मम्मी हमारे घर पर आई थी और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि बहन, आप फिक्र न करो, मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखने में आपकी मदद करूंगी। मेरी मम्मी उनकी इस बात पर बहुत खुश हुई थी, लेकिन उनकी इस बात का कोई भी मतलब नहीं समझ सका था, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद वो ढेर सारी मिठाई लेकर हमारे घर पर आ गई थी और फिर उन्होंने मम्मी से अपने बेटे धीरज के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। मम्मी तो उनकी बात सुनकर चौंक कर रह गई थी। उन्होंने कहा था कि बहन, मैं तुम्हारी बेटी रोहिणी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा बेटा धीरज, उसको तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। धीरज को भी रोहिणी से इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले ही पूछ चुकी हूँ। धीरज ने बताया था कि उसे भी रोहिणी पसंद है और अगर उसकी शादी उसके साथ होगी तो वो रोहिणी को बहुत खुश रखेगा, क्योंकि मेरा बेटा भी रोहिणी के जैसी ही पत्नी डिजर्व करता है। रोहिणी है ही इतनी अच्छी। आपने अपनी रोहिणी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बहुत शांत स्वभाव की और घरेलू लड़की है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उनकी सारी बात मेरे मम्मी पापा ने ध्यान से सुन ली थी, मगर वो लोग आपस में डिस्कशन करना चाहते थे, इसीलिए पापा और मम्मी कुछ समय के लिए दूसरे वाले कमरे में चले गए। धीरज की मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बार बार मेरे सदके वारी जा रही थी। उनको इस तरह से अपने घर उनके बेटे का रिश्ता लाते हुए देखकर तो मैं भी दंग रह गई थी। और फिर उन्होंने बताया था कि धीरज भी मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। क्या धीरज के मन में मैं थी? क्योंकि वो तो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात का लड़का था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे धीरज की कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा ही है। लड़कों की ढेर सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, जबकि लड़कियों का भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है। मगर मैं तो बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ जानती ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरे मम्मी पापा आए और उन्होंने अपना फैसला धीरज की मम्मी को सुनाया, तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हम लोग धीरज को पसंद करते हैं। अगर आप इतने प्यार और चाहत के साथ हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। इस तरह दोनों परिवारों की मर्जी के मुताबिक मेरा रिश्ता धीरज के साथ तय हो गया था। इस दौरान मेरी बहन शालिनी अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। जब वो धीरज की मम्मी के जाने के आधे घंटे के बाद घर पर आई और उसने ढेर सारी मिठाई रखी हुई देखी, तो वो कहने लगी कि आखिर ये मिठाई कहाँ से आई है। मम्मी ने उसको बताया कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी मिठाई खाओ। तो वो मिठाई खाने लगी, कहने लगी कि अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसकी खुशी में इतनी ढेर सारी मिठाई आई है। मेरी मम्मी ने शालिनी को धीरज की मम्मी के आने का बताया और बताया कि वही ये सारी मिठाई लेकर आई हैं। दरअसल वो धीरज और रोहिणी का रिश्ता तय कर गई हैं। हम लोगों ने भी रिश्ते से इनकार नहीं किया, क्योंकि धीरज बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, अच्छा कमाता है। हमारी रोहिणी उनके घर में खुश रहेगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी बेटी पड़ोस वाले घर में ही ब्याह कर जाएगी, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मम्मी कहने लगी कि अब तुम अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि धीरज की मम्मी जल्द ही इन दोनों की शादी करना चाहती हैं। हमें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दोनों बच्चों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। न जाने क्यों मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शालिनी को कोई खुशी नहीं हुई थी। शालिनी के चेहरे का रंग उतर गया था और शालिनी बार बार मुझे देख रही थी। हाँ, मगर उसने मम्मी से इतना ज़रूर कहा था कि आप लोगों को रिश्ता तय करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, और तो और आप लोग शादी भी जल्दी कर देना चाहते हो। आपको पता है ना कि धीरज किराए के घर में रहता है। रोहिणी उन लोगों के साथ कैसे गुजारा करेगी। मम्मी कहने लगी कि इस बात की परवाह तुम मत करो। मेरी रोहिणी बहुत सब्र वाली बच्ची है। जब वो इस घर को स्वर्ग बना सकती है तो धीरज के साथ भी खुश रह सकती है। भले ही धीरज किराए के घर में रहता है, मगर उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। गांव में उन लोगों की ज़मीन पड़ी हुई है। धीरज की मम्मी हमें बताकर गई है कि वो गांव वाली ज़मीन बेचकर अब शहर में अपना मकान खरीदने वाली है, क्योंकि अब उनके घर में बहू आ जाएगी। आखिर कब तक वो किराए पर रहती रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहीं पास में ही कहीं मकान खरीद लेंगे। हमारी बेटी हमारे करीब ही रहेगी। उसकी ससुराल ज़्यादा दूर की नहीं होगी। मम्मी की बात सुनकर शालिनी बहुत चिढ़ गई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में चली गई। रात के टाइम पर सब लोग खाना खा रहे थे और मैं सबको खाना सर्व कर रही थी। जब मेरी मम्मी ने दोनों भाइयों को भी धीरज से मेरे रिश्ते वाली बात बताई तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे।
मेरा एक भाई कहने लगा कि मम्मी, धीरज तो बहुत मॉडर्न ख्याल का लड़का है, क्या उसका गुजारा हमारी रोहिणी दीदी के साथ हो जाएगा? तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, गुजारा क्यों नहीं होगा। धीरज ने खुद अपनी माँ से कहा था कि उसे हमारी रोहिणी पसंद है, वो ऐसे ही लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। जब मैंने धीरज की मम्मी से रोहिणी के रिश्ते के लिए कहा था, तभी उन्होंने धीरज से इस बारे में बात कर ली थी। उससे पूछ लिया था कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता रोहिणी के लिए लेकर उसके घर चली जाऊं तो क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। धीरज ने अपनी माँ से कहा था कि हाँ, रोहिणी बहुत अच्छी लड़की है, अगर मेरी शादी उसके साथ हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि उस जैसी लड़की तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। जब ये बात सब लोगों ने सुनी तो सबको बहुत ही खुशी हुई थी, मगर मैं देख रही थी कि अभी भी शालिनी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा उभरा हुआ था। मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि उसे इस रिश्ते से चिढ़ क्यों हो रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने आप को मुझसे ज़्यादा खूबसूरत समझती थी और उसे ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे ही लड़के उसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो हर लड़की से बहुत खुलकर बात करती थी, हर लड़की के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना पसंद करती थी। अब जब उसके ही अपने दोस्त के घर से मेरे लिए रिश्ता आया था तो उसका मूड ऑफ हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद शालिनी भी ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अब इस घर में सिर्फ 2 महीने की ही मेहमान रह गई थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जब से मेरा रिश्ता धीरज के साथ तय हुआ था, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं जब छत पर जाती थी तो धीरज मुझे अपनी छत पर बैठा हुआ मिलता था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया करता था। अब तो मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी, क्योंकि जब से मुझे ये बात पता चली थी कि वो मुझे पसंद करता है तो मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। पहले शायद मेरे दिल में उसके लिए कभी मोहब्बत नहीं आई थी, और जब किसी लड़की और लड़के का रिश्ता आपस में जुड़ जाता है तो भगवान खुद ही उन दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा करनी शुरू कर देता है। शाम को अपनी जॉब से आने के बाद धीरज छत पर जाकर बैठ जाता था। मैं कपड़े डालने के बहाने से छत पर जाती थी ताकि उसे देख सकूं। इस दौरान हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, जबकि धीरज बार बार मुझे छत से फ़ोन दिखाकर इशारा किया करता था कि मैं उससे फ़ोन पर बात कर लूं। गुजरते हुए समय के साथ साथ शालिनी का बिहेवियर भी मेरे साथ ठीक रहने लगा था। शालिनी अब मेरे साथ वक्त बिताती थी, मेरे साथ घर के काम भी करवाया करती थी और अपनी शर्मिंदगी जाहिर करती थी। कहती थी कि मुझे माफ़ कर देना रोहिणी, आज तक मैंने तुम्हें जितना भी गिल्टी फील करवाया हो उसके लिए। जब से तुम्हारी शादी के बारे में सुना है, मेरे दिल को एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तुमसे दूर जाने का गम मुझे सताने लगता है। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि तुमने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। जब तुम इस घर से चली जाओगी तो इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद कौन इस किचन को संभालेगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मुझे तो मम्मी से ही सब कुछ सीखना होगा। सच में तुम एक बहुत अच्छी बहन हो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी भी साबित होगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया करती थी और कहती थी कि तुम भी मेरी बहुत अच्छी बहन हो। भगवान तुम जैसी बहन सबको दे। हम दोनों बहनों के बीच ढेर सारा प्यार उमड़ने लगा था। मेरी शादी की सारी शॉपिंग शालिनी मम्मी के साथ जाकर किया करती थी और मैं घर में रहकर घर के कामकाज देखती थी। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था और फिर मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया था, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरज को अपने पति के रूप में देखने के लिए मैं बेकरार हो रही थी और फिर मेरी शादी धीरज के साथ हो गई। दोनों परिवारों की मर्जी के साथ हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए थे और मैं विदा होकर अपने ही पड़ोस वाले घर में आ गई थी। धीरज की तीनों बहनें भी आई हुई थी। वो भी बहुत खुश हो रही थी मुझे अपनी भाभी के रूप में देखकर। सारी रस्में हो जाने के बाद रात को मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था, जहां पर मैं दुल्हन बनी धीरज का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब धीरज कमरे के अंदर आया तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आते ही मेरे करीब बैठ गया और उसने मुझे मुंह दिखाई में सोने की एक चेन गिफ्ट की थी और अपने हाथों से पहनाई थी। उसके बाद धीरज ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था रोहिणी। मैंने तो कई बार तुमसे बात भी करने की कोशिश की थी, मगर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की।
मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत शरीफ लड़की हो। तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो लड़कों से दोस्ती करती हैं या फिर हंस हंस कर बातें करती हैं। इसलिए तो जब मम्मी ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा तो मैं फौरन ही तैयार हो गया था। तुम्हारी बहन शालिनी तुमसे बहुत अलग है। उसे तो बाहर घूमना फिरना, लड़कों के साथ दोस्ती करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन वो भी एक अच्छी लड़की है। उसके बाद धीरज मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे और फिर इस तरह हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अगले दिन मेरी तीनों नंदे अपनी अपनी ससुराल को वापस चली गई थी। मेरी शादी को 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरे ससुर बीमार रहने की वजह से कोई काम नहीं करते थे। घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों के पास उनका ज़्यादा ही उठना बैठना होता था। मेरी सास अभी भी नौकरी कर रही थी। वो जब सुबह स्कूल के लिए निकलती थी तो मुझसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, तुम चाहो तो बराबर में ही तुम्हारा मायका है, अपने मायके जा सकती हो। मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। ससुराल के ज़्यादा काम भी नहीं होते थे, जिनको करने के बाद मैं जल्दी ही फ्री हो जाती थी और उसके बाद मम्मी पापा के घर जाकर बैठ जाती थी। शालिनी का बिहेवियर मेरे साथ अभी भी बहुत अच्छा था। जब मैं घर जाती थी तो शालिनी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन मेरी सास और पति के जाने के बाद मैं अभी घर के कामों में ही लगी हुई थी जब अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी बहन पहली बार मेरे घर आई थी। मैं शालिनी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा था। इस दौरान हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें कर रहे थे। अब शालिनी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पर आ जाती थी। इस तरह मुझे भी ज़्यादा मम्मी पापा के घर जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन जब शाम के टाइम पर मेरे पति ऑफिस से घर आए और जैसे ही कमरे के अंदर गए तो उनकी एक ज़ोरदार आवाज़ मुझे आई थी। मैं भागते हुए कमरे के अंदर गई तो उन्होंने मुझे अपने हाथ में पकड़ी हुई जेंट्स घड़ी दिखाई थी। मेरे पति कहने लगे कि ये घड़ी किसकी है रोहिणी? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसकी घड़ी है। मेरा पति कहने लगा कि ये घड़ी ना तो पापा की है और ना ही मेरी है, तो फिर घर के अंदर कैसे आई? मैंने अपने पति से कहा कि मैं सच कह रही हूँ धीरज, मुझे नहीं पता ये घड़ी किसकी है और यहाँ कैसे आई। ये ज़रूर आपकी या पापा की ही होगी। मेरा पति कहने लगा कि मैं अपनी चीज़ को और पापा की चीज़ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उस दिन मैंने अचानक धीरज की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखा था। मुझे धीरज की यह हरकत बहुत गलत लगी थी कि वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं इस बात पर अपने पति से नाराज़ थी। ये बात वो भी नोटिस कर रहे थे कि मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर रही हूँ। मुझे मनाने के लिए उन्होंने मुझे सॉरी कहा था और गिफ्ट भी दिया था। मैंने जैसे ही गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें मोबाइल था। धीरज ने मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? मैंने धीरज से कहा कि धीरज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धीरज कहने लगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है? जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। इसके ज़रिए हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मोबाइल लेने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया था क्योंकि धीरज मुझे मना चुके थे। उसके बाद वो मुझे रात के समय होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। अगले दिन मेरे पति की छुट्टी थी। उन्होंने शालिनी को कॉल करके घर बुला लिया था और उससे कहा था कि हम लोग बाहर डिनर पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। काफ़ी टाइम हो गया, तुम मेरे साथ कहीं नहीं गई हो। पहले तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर भी जाती रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तुमने मेरे सामने आना बहुत कम कर दिया। शालिनी कहने लगी कि आपने मेरी दीदी को अपने घर बुला लिया है। घर के काम देखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे घर के काम देखने होते हैं और जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप ऑफिस में होते हो। मेरे पति हम दोनों को डिनर पर ले गए थे। जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था। मेरे पति मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, मगर मैं नोटिस कर रही थी कि इस दौरान शालिनी मेरे पति के साथ बहुत ही चिपक रही थी और बार बार उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। उन दोनों जीजा साली के बीच इतनी हंसी मजाक हो रही थी कि शायद वो लोग मुझे वहाँ पर ले जाने के बाद भूल ही गए थे। फिर मैंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। शालिनी मेरी बहन थी क्योंकि मुझे अपनी ही बहन और पति के बारे में ऐसा सोचना शोभा नहीं दे रहा था। फिर हम लोग घर आ गए थे। अगले दिन जब शाम के टाइम पर शालिनी मेरे घर आई तो मुझसे मेरा मोबाइल मांगने लगी थी। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया था। मैं किचन में उसके लिए चाय बनाने चली गई थी।
थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति भी आ गए थे। अब हर बार ऐसा ही होने लगा था। शालिनी इस समय घर आई थी जब मेरे पति के ऑफिस से घर आने का टाइम होता था। उसके बाद वो मेरे पति के साथ बातें करने में इतनी बिजी हो जाती थी कि मेरे पति भी मुझे इग्नोर कर दिया करते थे। ये बात तो मेरी सास भी नोटिस कर रही थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि रोहिणी, मुझे तुम्हारी बहन का इतना आना जाना अपने घर में पसंद नहीं है। तुम अपनी बहन पर रोक लगा सकती हो तो लगा लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बेटे के साथ धीरे धीरे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रही है। मैंने कहा था कि मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी सास कहने लगी कि अच्छा है, अगर ये बात मेरी गलतफहमी ही निकले तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू का घर खराब हो। मेरी सास की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। न जाने उन्हें मेरी बहन पर किस बात का शक था। मुझे तो ये सोचकर सुकून मिल जाता था कि धीरज और शालिनी पहले से ही आपस में दोस्त हैं। उन लोगों की हंसी मजाक तो पहले से ही खुली हुई है। उसी रात मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे जब रात के टाइम पर अचानक 3 बजे मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। इतनी रात को ना जाने किसकी कॉल आई थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उसमें कोई मर्द बोल रहा था। एक अनजान मर्द की आवाज़ सुनकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अगले दिन फिर से शालिनी मेरे घर पर आ गई थी। काफ़ी देर वो मुझसे बातें करती रही। मेरा मोबाइल तो मेरे कमरे में ही रहता था। शालिनी के आते ही मैं उसके लिए चाय बनाने जब किचन में जाती थी। उस दिन भी जब मैं थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में गई तो मैं देखती थी कि शालिनी मेरे मोबाइल में बहुत बिजी थी और मुझे देखते ही वो घबरा गई। उसने जल्दी से मेरा मोबाइल बंद करके रख दिया था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, किसी का फ़ोन आया था क्या? तो वो कहने लगी, हाँ जीजू का फ़ोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि थोड़ी देर में मैं घर ही आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। मैं घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि ना तो कोई सोशल अकाउंट चलाती थी और ना ही अपने मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। जब किसी का फ़ोन आता तो कॉल रिसीव ज़रूर कर लेती थी। मुझे अपनी मम्मी पापा से भी बात करनी होती तो मैं उनसे फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बल्कि उनके ही घर चली जाती थी। कुछ दिनों के लिए मेरे सास ससुर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जा रहे थे। उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर मेरा शादी में जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी सास से मना कर दिया था। मगर मैं एक बात से बहुत परेशान थी कि हर रात मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आती थी। ये बात तो अब मेरे पति को भी पता चल गई थी, क्योंकि ऐसा सिर्फ अब 1-2 बार नहीं बल्कि हर रात होने लगा था। मेरे पति मुझसे पूछने लगे थे कि रात के टाइम पर तुम्हारे पास किसकी कॉल आती है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं पता किसके नंबर से कॉल आती है। मेरे पति ने मेरा मोबाइल चेक करने के लिए उठाया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, उसमें चार्जिंग ही नहीं थी। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था और उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई थी। मेरी सास घर पर नहीं थी, इसलिए मेरी बहन को अब मैंने अपने पास ही रोक लिया था। मेरे पति ऑफिस में थे। एक दिन शालिनी मार्केट से अपने लिए एक ड्रेस खरीद कर लाई थी। वो ड्रेस काफ़ी मॉडर्न थी। उसने मुझसे कहा कि देखो रोहिणी, कितनी सुंदर ड्रेस है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, मगर तुम इतनी छोटी ड्रेस क्यों लेकर आई हो? इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो। शालिनी कहने लगी कि ये ड्रेस मैं नहीं लेकर आई, बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। मैंने कहा लेकिन तुम तो मार्केट गई थी। उसने कहा हाँ वो भी मेरे साथ मार्केट गई थी। मुझे ये ड्रेस पसंद आई तो उसने मुझे गिफ्ट कर दी। कहने लगी कि अगर ये ड्रेस मैंने अपने घर में रख ली तो मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, तुम इसे 2-3 दिन के लिए अपने पास रख लो। मैंने कहा लेकिन मैं इसे अपने पास क्यों रखूं, तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाती? वो कहने लगी कि यार प्लीज़ 2-3 दिन के लिए अपने पास रख लो, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे ये वहाँ पर पहन कर जानी है, उसके बाद मैं ये अपने पास ही रख लूँगी। मैं उसकी वो ड्रेस अपने पास रखने पर तैयार हो गई थी। मैंने उसे डांट भी दिया था कि आगे से तुम ऐसे कपड़े मत लेकर आना। मैं उसकी ड्रेस को अलमारी में रखने के लिए पलट ही रही थी कि इतनी ही देर में शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम कितनी सुंदर हो रोहिणी, ये ड्रेस तुम पर कितना प्यारा लगेगा। सारी जिंदगी तुमने सलवार कमीज पहनकर गुजार दी, कभी मेरी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहने। एक बार ये ड्रेस मुझे पहनकर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मॉडर्न कपड़ों में कैसी लगती हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो वो मुझसे जिद करने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम ऐसे कपड़ों में कैसी लगोगी। घर में वैसे भी कोई नहीं है तो तुम बिना डरे ये कपड़े पहन सकती हो।
मैंने भी सोचा कि वैसे भी घर में आज कोई नहीं है, अगर मैं शालिनी के इतना जिद करने पर यह ड्रेस थोड़ी देर के लिए पहन भी लूंगी तो कोई बात नहीं है। मैं वो ड्रेस पहनकर शालिनी के सामने आ गई थी। शालिनी मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। शालिनी कहने लगी कि तुम इस पर थोड़ा सा मेकअप और करो, तुम और ज्यादा प्यारी लगोगी। मैंने कहा, मेकअप करने की क्या जरूरत है, कपड़े पहन लिए हैं यही काफी है। तो वो कहने लगी कि प्लीज तुम मेरी खातिर इतना तो कर ही सकती हो ना, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी सेलिब्रिटी की तरह देखना चाहती हूँ। उसके कहने पर मैं ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर मेकअप करने में बिजी हो गई थी। मेरा सारा ध्यान मेकअप करने पर ही लगा हुआ था। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना फाइनल लुक शालिनी को दिखाया तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और कहने लगी कि तुम इतनी भी सुंदर हो सकती हो, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। तुम आज किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। बस 10-15 मिनट ये ड्रेस पहनने के बाद मैंने फौरन ही कपड़े चेंज कर दिए थे और अपने चेहरे से मेकअप भी उतार लिया था। शालिनी ने रात का खाना हम दोनों पति पत्नी के साथ खाया था। उसके बाद वो अपने घर को चली गई थी। मेरे पति को शालिनी के जाने के बाद फिर से याद आया कि उसे ये चेक करना था कि मेरे मोबाइल में आखिर आधी रात को कॉल्स किसकी आती हैं। ये देखने के लिए जैसे ही मेरे पति ने मोबाइल उठाया तो मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मेरे पति गुस्से से चिल्लाते हुए मेरे करीब आए और मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए कहने लगे कि ये सब क्या है। मैं डर गई थी क्योंकि आज वो बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कि धीरज क्या हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेती। मैंने जैसे ही मोबाइल देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और फिर मोबाइल मैंने अपने हाथ में ले लिया था। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन था और उसमें ढेर सारी चैट थी। ये चैट किसी और के साथ नहीं बल्कि किसी अनजान मर्द के साथ थी जो मेरे ही नंबर से की गई थी। उसमें बहुत सारी प्यार भरी बातें थीं। कुछ मैसेज मेरे नंबर से किए गए थे तो कुछ मैसेज उधर से भी आए हुए थे। यहाँ तक कि आज जो ड्रेस मैंने शालिनी को दिखाने के लिए पहनी थी, उस दौरान जब मैं मेकअप कर रही थी उस टाइम के फोटो मेरे मोबाइल में थे और उसी अनजान मर्द के नंबर पर सेंड किए गए थे। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी कि आखिर इतनी सारी चैटिंग मेरे फोन से किसने की है। मेरे पति सारी चैट पढ़ चुके थे। मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि बताओ ये इंसान कौन है। मैंने कहा, धीरज मैं नहीं जानती कि ये कौन है। धीरज कहने लगा, अगर तुम नहीं जानती तो तुमने इसे अपने फोटो क्यों सेंड किए और ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये तुमने कब पहने थे। मैंने कहा, ये कपड़े तो आज शालिनी लेकर आई थी, ये उसके कपड़े हैं, मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिए थे, मगर फोटो कब और किसने ले लिए ये मैं नहीं जानती। मेरे पति कहने लगे, मुझे तुम पर काफी दिनों से शक हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैं घर में घड़ी देख चुका था। क्या तुम अपने आशिक को यहाँ तक बुलाती हो। मैंने कहा, नहीं नहीं धीरज, आप गलत समझ रहे हो। वो घड़ी सच में किसकी थी मैं जानती ही नहीं हूँ और ये चैटिंग मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। आपको तो पता है कि मैं अपने मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये कब कैसे और कब हुआ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। धीरज कहने लगा कि ज्यादा सीधी बनने की जरूरत नहीं है। आज तक तुमने तो मुझे ऐसे कपड़े पहनकर कभी नहीं दिखाए। ये कपड़े पहनकर तुमने फोटो भी क्लिक कर लिया और इसको सेंड भी कर दिए। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि भगवान के वास्ते खामोश हो जाइए, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये कपड़े शालिनी के ही हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप शालिनी से पूछ लेना। मेरे पति ने कॉल करके शालिनी को उसी समय घर बुला लिया था। मैंने शालिनी से कहा कि बताओ शालिनी, आज तुम जो ड्रेस लेकर आई थी वो ड्रेस तुम्हारी ही थी ना, उसको पहनने के लिए तुमने ही तो मुझसे जिद की थी ना। शालिनी के रिएक्शन देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि शालिनी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा अनजान है, इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है। उसने कहा, कौन सी ड्रेस, किस तरह की जिद, तुम क्या बातें कर रही हो। मैंने कहा, शालिनी तुम झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ ना। आज तुम मार्केट से ड्रेस लेकर आई थी जो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट की है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो पहनकर दिखाऊं। शालिनी कहने लगी, नहीं तो मैं तो ऐसी कोई भी ड्रेस लेकर यहाँ नहीं आई। शालिनी की बात सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया था। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहने लगा कि सुन ली तुमने सच्चाई, अब तुम आगे और क्या झूठ बोलना चाहती हो। मैंने शालिनी से कहा, तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, मैं ये नहीं जानती थी। शालिनी कहने लगी कि झूठ तुम बोल रही हो।
मेरे पास तो ऐसी कोई ड्रेस ही नहीं है। और तुमने जीजू को क्या झूठ बोला, जरा मुझे भी तो बताओ। धीरज कहने लगा कि मैं बताता हूँ। इसका कोई आशिक है जो इससे बातें करता है। इसने इसे वो ड्रेस पहनकर फोटो सेंड किया और कह दिया कि ये ड्रेस तुम्हारी है। शालिनी कहने लगी, अच्छा तो वो ड्रेस जरूर घर में ही होगी। उसने धीरज से कहा कि धीरज तुम खुद ही बताओ, अगर वो ड्रेस मेरी होती तो मैं उसे अपने घर ले जाती ना। वो ड्रेस तुम्हारे घर में हुई तो इसका मतलब यही है कि या तो रोहिणी को वो ड्रेस किसी ने गिफ्ट की है या फिर रोहिणी खुद वो ड्रेस लेकर आई है। शालिनी की बातें सुनकर धीरज अलमारी के पास चला गया और अलमारी में छानबीन करने लगा। उसे अलमारी में वो ड्रेस मिल गई थी और फिर उसने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगा, अगर ये ड्रेस शालिनी की होती तो वो अपने घर लेकर जाती। ये ड्रेस तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है? तुम्हारा एक और झूठ पकड़ा गया। मैं बार बार धीरज से यही कह रही थी कि शालिनी झूठ बोल रही है, इसने मुझे एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया है। मगर मेरी बात का धीरज ने कोई यकीन नहीं किया और फिर उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई थी। उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनको सब कुछ बताया। मम्मी पापा को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके भी तेवर मेरी तरफ से बदल गए थे। धीरज ने जब घर जाकर मम्मी पापा को सारी बात बताई तो सारे ही सबूत मेरे खिलाफ जा रहे थे। मम्मी पापा का मूड भी खराब हो गया था और उन्होंने एक रात मुझे अपने घर में रुकने के बाद कहा था कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर मैं उन लोगों के घर से भी निकल आई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरी बहन ने मेरे और मेरे पति के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी थी। मेरे पति और मेरे माता पिता भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अपनी किस्मत को रोती हुई जब मैं चलते चलते न जाने कितनी दूर आ गई तो मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में मौजूद थी। मेरे सामने ही मेरा पति खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास भी वहीं पर मौजूद थी। मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो रोहिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे पति ने मेरी बहन की एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। धीरज कहने लगा कि तुम पिछले 2 दिन से बेहोश पड़ी हुई हो। तुम जब अपने मम्मी पापा के घर से निकलकर चली गई थी तब मेरे मम्मी पापा रास्ते से घर आ रहे थे। उन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ जब सड़क पर देखा तो उन्होंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और मुझे कॉल करके अस्पताल बुलाया और पूछने लगी कि बहू की ये हालत कैसे हुई। फिर मैंने जो कुछ हुआ था वो सब उनको बता दिया। मेरी मम्मी कहने लगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं तो जानती थी कि एक न एक दिन ऐसा ही होना है। शालिनी पर तो मुझे पहले से ही शक था। वो जिस तरह तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करती थी उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि एक न एक दिन तुम लोगों का घर ज़रूर ख़राब होगा। मम्मी ने मुझसे कहा कि रोहिणी के यहाँ अस्पताल में होने की खबर किसी को भी मत बताना। यही कहना कि रोहिणी घर से गायब हो गई, लेकिन इस दौरान तुम्हें शालिनी पर नज़र रखनी होगी। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि शालिनी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती रोहिणी की है, लेकिन मम्मी ने फिर भी कहा कि उन्हें शालिनी पर शक है। मम्मी के कहने के मुताबिक मैंने शालिनी पर नज़र रखनी शुरू कर दी, मगर इन 2 दिनों में मम्मी का शक बिल्कुल सही निकला और फिर पता चल गया कि ये सब कुछ करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि शालिनी ही है। मैं जब तुम्हारे घर गया था तुम्हारे मम्मी पापा को बताने के लिए कि तुम न जाने कहाँ गायब हो गई हो, तो मैंने देखा कि शालिनी अपने कमरे में बैठी हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उसकी बातें सुन ली थी। शालिनी फ़ोन पर बात करने वाले लड़के से कह रही थी कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरी बहन रोहिणी को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया और अब मेरा रास्ता साफ हो गया। मैंने उसी समय शालिनी को पकड़ लिया था और उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। मेरी बात पर वो घबरा गई थी, बातें बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और उससे पूछा कि ये कौन है, तुम मुझसे मेरी और रोहिणी की क्या बात कर रही हो। मैंने शालिनी को धमकाया और कहा कि ये इंसान जो भी है इसको और तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम्हारे मोबाइल को भी पुलिस को दे दूंगा और तुम नहीं जानती कि पुलिस अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही निकाल देती है। इसीलिए मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो कि तुम इस लड़की से क्या बातें कर रही हो और ये लड़का कौन है। शालिनी ने बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं चाहती थी
कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुमने तो अपनी मम्मी से कहा था कि तुम्हें रोहिणी पसंद है। तुम दोनों की शादी हो गई। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। रोहिणी को तुम्हारी जिंदगी से निकालकर खुद तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। वो जब हमारे घर पर आई थी तो चोरी चुपके तुम्हारे मोबाइल से अपने दोस्त को मैसेज कर दिया करती थी। ये दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते थे और सारी चैट इस तरह तुम्हारे फ़ोन में रह जाती थी। शालिनी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम व्हाट्सएप नहीं चलाती हो, लेकिन उसने तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप से अपने दोस्त से चैटिंग कर ली थी। वो जब जब घर में आती थी तो चोरी चुपके उसे खूब सारी चैटिंग किया करती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि कभी ना कभी मैं तुम्हारा मोबाइल हाथ में लेकर तुम्हारी चैट ज़रूर देख लूँगा और इस तरह हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। और वो जेंट्स घड़ी भी शालिनी ने ही हमारे घर में रख दी थी ताकि मैं तुम पर शक करूं। और जब वो तुम्हारे लिए अपनी ड्रेस लेकर आई थी और उसने तुम्हें पहनने के लिए कहा था, जब तुम मेकअप कर रही थी, तब उसने तुम्हारे मोबाइल से खामोशी से पिक्चर्स ले ली और वो सारी ही पिक्चर्स उस लड़के को सेंड कर दी जिस पर उसने बहुत सारे प्यार भरे कमेंट किए थे। रातों को वो तुम्हें शालिनी के कहने पर कॉल करता ताकि आधी रात को मोबाइल बजने पर मैं तुम पर शक करने लगूं। मुझे नहीं पता था कि शालिनी इस हद तक गिर सकती है। शालिनी के बारे में सब कुछ मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया। वो लोग तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम अस्पताल में हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी मम्मी मुझे नहीं समझाती तो शायद मैं कभी शालिनी पर शक ना करता, उस पर नज़र ना रखता। उस पर नज़र रखने से मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। धीरज ये कहते हुए फूट फूट कर रो रहे थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने धीरज को माफ़ कर दिया था, मगर शालिनी को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर वो धीरज को पसंद करती थी तो मेरा रिश्ता जिस समय धीरज के साथ हो रहा था वो तभी अपनी ख्वाहिश मम्मी पापा से जाहिर कर देती तो शायद आज इतनी बड़ी बात ना होती, क्योंकि मैं धीरज से प्यार नहीं करती थी। मेरी शादी धीरज के साथ ना होकर किसी के साथ भी हो जाती, मैं वहाँ पर भी एडजस्ट कर लेती। शालिनी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का ये गलत तरीका अपनाया था। आज तक शालिनी हम सब की नज़रों में गिरी हुई है। हम में से कोई भी उसे दिलचस्पी से बात नहीं करता। किसी के साथ गलत करने से पहले हमें समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिश का इजहार करने का पूरा हक है, ना कि गुस्से में आकर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का। अब तो सब कुछ ठीक है। शालिनी मुझसे आज भी अपने किए की माफ़ी मांगती है, मगर मैंने उसे आज तक माफ़ नहीं किया। और उस हादसे के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने वहाँ से हटकर दूसरी जगह मकान खरीद लिया। यहाँ पर शालिनी को हमारे घर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरी सास शुरू से ही शालिनी को पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम खुशबू है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि घर की 4 दीवारों में भी सूरज की किरणों से रंग मैला हो जाता। भगवान की कृपा है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। जिस समय मैं इंटर कर रही थी, हम शहर में रहते थे। मैं अपना फेस कवर करके ही कॉलेज जाती थी। वैसे तो मेरे घर में किसी बात की पाबंदी नहीं थी, मैं खुद ही अपनी मर्जी से ऐसा करती थी। मेरी दोस्तें भी अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थीं और मैं भी उनके यहाँ पर चली जाया करती थी। मेरे माता पिता ने मुझे ज़्यादा आज़ादी तो नहीं दी थी, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा रोक टोक भी नहीं लगाते थे। हमारे यहाँ लड़कियाँ अकेले बाज़ार नहीं जा सकती थीं। मेरे पिताजी जॉब करते थे और मेरी माँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, क्योंकि हम एक छोटे से शहर में रहते थे। इसीलिए हमारे शहर में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं था। इसी वजह से इंटर के बाद मैं अपने घर पर ही बैठ गई। मुझे इस तरीके से घर पर रहने से घुटन महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन मैंने अपने पिताजी से ज़िद करके प्राइवेट फॉर्म भर दिया और फिर बीए कर लिया। मैं चाहती थी कि मैं आगे और ज़्यादा पढ़ूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा, घर बैठने से बेहतर है क्यों ना मैं किसी स्कूल में टीचर की जॉब ही कर लूं। लेकिन इस मामूली जॉब के लिए भी किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत थी।
मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो वो मान गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। वो हमारे इलाके के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वो पॉलिटिक्स में भी थे और यहाँ पर किसी की भी जॉब के लिए उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। मेरी माँ ने कुछ समय चौधरी साहब के छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे और हमारी बहुत इज्जत भी करते थे। पिताजी को पता था कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार चौधरी साहब के घर पर गई थी तो मैंने एक चादर से अपना फेस कवर कर रखा था। सिर्फ मेरी आंखें ही दिख रही थी और मैं उनके आलीशान घर को बहुत हैरत से देख रही थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। उनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। नौकरों की तो उनके घर में रेल पेल थी और वो किसी रोबोट की तरह इधर से उधर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। लेकिन अजीब बात मुझे ये लगी कि उनके घर में कोई औरत मुझे नज़र नहीं आई। फिर उनके घर की एक नौकरानी ने हमें एक कमरे में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आ गए। उनको देखकर तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। उनको देखने से ही पता चलता था कि इलाके में उनका कितना रोब होगा। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वो कोई ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं थे। वो एक सेहतमंद आदमी थे। उनके चेहरे से सुर्खी छलक रही थी। उनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो कमरे में आए पूरा कमरा खुशबू से महक गया और ये खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। ये ऐसा समय था जिसने पहली नज़र में ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैंने अपना फेस नहीं खोला। मैं बहुत गौर से उस शहजादे को देख रही थी जिनको सब लोग यहाँ चौधरी साहब कहते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार ही नज़र भरकर मुझे देखा था और मेरे पिताजी से नौकरी की सिफारिश ले ली। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उन्होंने पिताजी से कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को ये नौकरी मिल जाएगी। वो हमारे पास 5 मिनट ही बैठे और फिर चले गए। इतने कम समय में ही उनका नौकर हमारे पास चाय की ट्रे लेकर आ गया। उसने वो चाय की ट्रे हमारे आगे रख दी और उस ट्रे में चाय के साथ साथ नमकीन, केक, बिस्किट, काफ़ी हल्की फुल्की चीज़ें भी थी। हमने वहाँ सिर्फ चाय पी और पिताजी ने नौकर से कहा कि हम चलते हैं। वो हमारे साथ घर के गेट तक आया और फिर एक ड्राइवर से कहने लगा कि इन मेहमानों को इनके घर तक पहुँचा दो। जाते समय शायद चौधरी साहब भी हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करके गए थे। शायद उनका मेहमान नवाजी करने का यही तरीका था। उस दिन मैं चौधरी साहब से इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं बता नहीं सकती थी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी, उन्होंने मेरी जॉब के लिए हामी भर दी थी। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी ने बताया कि चौधरी साहब ने बुलाया है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी एक ज़मीन सरकार को दे दी है। इंसानियत के नाते उसमें एक स्कूल बना दिया गया था। वहाँ एक लेडी टीचर की जगह खाली थी। वहाँ उन्होंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। इतनी जल्दी अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच में चौधरी साहब की कितनी बात है। लोग उनकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, वो सब लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद जॉब मिलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई। हमारे शहर से ये स्कूल 20 किलोमीटर दूर था। एक बस लगी हुई थी जो सुबह को सारे टीचर्स और बच्चों को स्कूल में लेकर जाती और छुट्टी के समय वापस घर छोड़कर जाती थी। मैं भी इसी बस से आती जाती थी और वो बस भी चौधरी साहब ने ही लगवा रखी थी। मेरे पिता एक बहुत शरीफ इंसान थे और वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक दिन जब हमारी सारी टीचर्स रोड पर खड़े होकर अपनी बस का वेट कर रहे थे तो एक हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से नकाब उड़ गया। इत्तेफाक से उसी समय चौधरी साहब भी वहाँ से निकलकर कहीं जा रहे थे और उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। अगले ही दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आ गए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने लगे। मेरे पिता को उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इलाके का इतना इज्जतदार और इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगा।
मेरे पिता ने मेरी माँ से इस बारे में मशवरा किया और फिर ये सोचकर हाँ कर दी कि चौधरी साहब से शादी के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जब मेरी शादी चौधरी साहब से हुई तो मेरे रिश्तेदार और मेरी दोस्त सभी मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। वो कह रही थी कि अब खुशबू हमारी मालकिन होगी। चौधरी साहब ने मुझे सर से पैर तक सोने में पीला कर दिया था। उनकी हवेली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती फर्नीचर के साथ साथ नौकरों की एक बहुत बड़ी फौज थी और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी थीं। जब मैं शहर से गांव गई तो चौधरी साहब की दुल्हन देखने सारे गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी और मेरी बहुत तारीफ भी कर रही थी। चौधरी साहब की उन्हीं की उम्र की एक बहन भी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो उन सब की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही थी। गांव और शहर की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ औरत अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं जा सकती। किसी से मिलना जुलना और कहीं आना जाना बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ गांव की औरतें तो हमारे घर पर आ सकती थीं, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर औरत घर से बाहर नहीं जा सकती थी। घर से बाहर झांकना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो चौधरी के घर की औरतों की आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर बात पर ही पाबंदी थी। इस घुटन भरे माहौल में मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन चौधरी साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ के नौकर भी हर समय मेरे हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। मैं जिस भी काम के लिए हुक्म देती वो समय से पहले पूरा कर देते। धीरे धीरे मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में आने लगी और मैंने उनकी हवेली को एक खूबसूरत स्वर्ग बना दिया। इस स्वर्ग में सिर्फ मेरा हुक्म चलता था। मैं यहाँ की मलिका थी और चौधरी साहब यहाँ के राजा थे। उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत ने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं पूरी तरह उनकी हो चुकी थी। अब मैं उनके बिना और वो मेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी साहब मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया फिराया करते थे। वो मुझे दूसरे शहर भी घुमाने लेकर जाया करते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। लेकिन इस गांव की पाबंदियां बहुत कड़ी थीं। यहाँ तक कि हमारे घर पर शहर से मेरी कोई दोस्त भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह मैके वाले भी डरे डरे रहते थे। बस थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आते और जब मैं कहती कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है तो 6 महीने बाद चौधरी साहब गाड़ी पर पर्दे लगवाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके मुझे ले जाते। मैं अपने माता पिता के घर कुछ ही देर बैठती और वापस आ जाती। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मुझे मेरे माता पिता के घर सिर्फ एक दिन ही रहने की इजाज़त मिली थी। ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ कोई कैदी हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इन लोगों को शायद इसी बात का डर था। यहाँ मेरी ज़िंदगी पाबंदियों में ही रह गई थी, लेकिन मैं ये पाबंदियाँ सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि चौधरी साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अगर मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास न होता तो शायद 2-3 दिन में ही मैं इस कैद खाने से फ़रार हो जाती, क्योंकि एक दिन भी गुजारना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें संतान की खुशी दिखाई। हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई और मैं अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। कुछ साल बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो चौधरी साहब कुछ अलग अलग से रहने लगे और ज़्यादातर समय अब वो बाहर ही बिताने लगे। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे। मैं हर समय उनमें ही लगी रहती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अकेली ही रह गई हूँ और एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता हम दोनों के बीच रह गया है। अब वो मुझसे इतनी दूर हो गए थे कि मैं उनकी किसी बात में बोल भी नहीं सकती थी। वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक थे, जबकि मैं मजबूर थी। मैं उनकी इस हरकत को समझ नहीं पा रही थी। मैंने एक नौकर से मिन्नतें की और उसके आगे हाथ जोड़े। तब उसने मेरे बच्चों पर तरस खाकर बता दिया कि चौधरी साहब शहर की एक कम उम्र लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। उसको लेकर बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक दिन मैंने चौधरी साहब से पूछ ही लिया कि सुना है आप दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जगह अपने घर पर हो और अपने बच्चे संभालती रहो। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मर्द घर के बाहर हजारों काम करता है। औरत को इस बात का हक नहीं है कि वो मर्द की बाहर की जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनकर यहीं इस घर में रहना है तो आज के बाद इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना। ये कहकर वो चले गए और 5 दिन तक घर वापस नहीं लौटे। और अब तो हद ही हो गई थी कि वो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में छुपकर रोती रहती, लेकिन आखिर कब तक मैं ऐसे घुट घुट कर जीती रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, चौधरी साहब, अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आइए, फिर आप दूसरी शादी कर लेना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुन ली, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि खुशबू, तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहती हो। चलो तुम्हें कहीं घुमाकर लेकर आता हूँ। चलो गाड़ी पर शहर का चक्कर लगाकर आते हैं। उन्होंने काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने को कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन भरी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा मिलेगा। मैंने जल्दी से बच्चों को नहलाया और तैयार कर दिया और फिर खुद भी जल्दी से तैयार हो गई और हम लोग शहर आ गए। जब मेरे पिता के घर के पास आए तो चौधरी साहब कहने लगे कि तुम्हें अपने माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए। गाड़ी उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर रोकी और कहने लगे कि तुम जाकर अपने माता पिता से मिल लो, तब तक मैं अपने बच्चों को पार्क में घुमाकर लाता हूँ। मैं उनकी चालाकी नहीं समझ पाई। अपने माता पिता से मिलने की खुशी में मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और अपने घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन चौधरी साहब मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 6 साल का था और दोनों बेटियां उससे छोटी थीं। मैं अपने बच्चों की याद में बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। मेरे माता पिता मुझे तसल्ली देते हुए मुझसे कहते कि अभी बच्चे छोटे हैं, वो उन्हें लेकर कहाँ जाएगा। तुम देखना, एक दिन वो खुद आकर तुम्हें ज़रूर लेकर जाएगा। तुम सब्र करो। लेकिन कोई माँ अपने बच्चों के लिए कैसे सब्र कर सकती है? वो एक पल भी अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? खैर, एक दिन जब मेरे पिताजी गांव गए तो पता चला कि चौधरी साहब अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरे पिताजी समझ गए थे कि उन्होंने मुझे घर से किस वजह से निकाला था, ताकि इसके रोने धोने से उनके रंग में भंग न पड़ जाए। मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और मुझे बता दिया कि चौधरी साहब तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे उसकी बहन के पास हैं। जब उसका अपनी नई शादी से दिल भर जाएगा, फिर वो तुम्हें आकर खुद ही ले जाएगा। अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, और अगर तुमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो जो चाहे फैसला करेगा। मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि मैं खामोश नहीं रहूंगी, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं इस गांव की घुटन भरी ज़िंदगी को उसकी मोहब्बत की वजह से ही बर्दाश्त कर रही थी। मगर अब जब हम दोनों के बीच में मोहब्बत ही नहीं रही तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। फिर एक दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आए, लेकिन वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो वो कहने लगे कि तुम बच्चों के पास चल रही हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे दूसरे घर में मेरी दीदी के साथ रह लेना, क्योंकि आपकी हवेली में मेरी सौतन का सामान सज गया है। हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये मेरी बेइज्जती थी। एक तो मैं उनकी बीवी बनकर उनकी इज्जत का ख्याल करती थी और उस घुटन भरी माहौल में जी रही थी, और उनके 3 बच्चों की माँ थी। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि जो मेरा घर है मैं वहीं रहूंगी जहां मैं पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ वहीं पर रहेंगे, वरना। उन्होंने मुझसे पूछा, वरना तुम क्या करोगी? मैंने भी कह दिया, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बस मेरे बच्चे आप मुझे यहाँ दे जाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार और सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा न हो कहीं तुम अपनी जिद की वजह से हम सब से दूर हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब और कितनी दूर हो सकती हूँ। उन्होंने भी मुझसे कहा ठीक है। उन्होंने एक बार भी मुझे मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की और वो चले गए। फिर वो कभी दोबारा नहीं आए। मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती, रोती रहती, लेकिन उधर से कोई भी खबर नहीं आती।
बिल्कुल खामोश थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती। जब मेरे पिता ने मुझे इतना परेशान देखा तो मेरे चाचा से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे। वो वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं ताकि वो बच्चों की माँ को उनसे दूर न रख सके। इतने छोटे बच्चे तो कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। पिताजी चाचा के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया। जब चौधरी साहब के पास नोटिस भेजा तो उन्होंने बदले में मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए। जल्दबाजी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती रह गई। मैं सोच रही थी कि काश मैं ये कदम न उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाते। जब नई शादी का बुखार उनसे उतर जाता तो उन्हें मेरी अहमियत का पता चल जाता, और उनकी नज़रों में तो मेरी अहमियत और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उनके 3 बच्चों की माँ थी। मगर मैंने जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में ही पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत को कब इतनी आसानी से अपना हक मिलता है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रहकर दौरे पड़ने लगे तो चाचू ने अदालत में चौधरी साहब पर बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाने का केस फाइल कर दिया। अभी केस चल ही रहा था कि एक दिन भगवान की मर्जी से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं रहा था, और केस हारने की सबसे बड़ी वजह यही बनी मेरा बेटा राहुल, जो अभी 7 साल का हो गया था, और मेरी सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। उसकी भोली भाली सूरत मेरी खुशियों की वजह थी। मैं उसे कैसे भूल जाती। उस दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब अदालत ने फैसला किया कि चौधरी साहब अपने बेटे राहुल को रखने का ज़्यादा हकदार है। फैसले में ये वजह बताई गई कि राहुल की माँ की जिम्मेदारी उठाने वाले उसके बाप का देहांत हो चुका है और उसके घर में कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है। उसकी माँ की भी डिवोर्स हो चुकी है और वो कोई नौकरी भी नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल जमींदार और इज्जतदार और अमीर आदमी है। समाज में उसकी बहुत इज्जत है। वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी हैसियत की वजह से उसको पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह करवा सकता है। तो बाप के पास बेटे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, और इनकी माँ बच्चों को गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। अगर बच्चियाँ चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह सकती है। इस समय में उनका बाप को उनका खर्चा देना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे राहुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने चाचा से कहा कि जब तक राहुल मेरे पास नहीं आएगा मैं बच्चियों को नहीं लूँगी। आप कुछ करें, मुझे राहुल चाहिए। अभी फैसले की सिर्फ कॉपी ही मिली थी और जज साहब ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। एक दिन चौधरी साहब की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी और वो गाड़ी में बैठे रहे, जबकि उनकी एक नौकरानी मेरी दोनों बेटियों को घर के अंदर लेकर आई और अब कहने लगी कि मालकिन, आपकी बच्चियों को मैं आपको देने आई हूँ। मैंने पूछा चौधरी साहब कहाँ हैं, तो वो कहने लगी कि वो गाड़ी में बैठे हैं। और राहुल? मेरे इस सवाल का उस नौकरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रोने लगी और उसके कंधे हिलाकर बोली कि बताओ वो कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आई, जबकि अदालत के फैसले के अनुसार वो मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने ला सकता है। मुझे रोता हुआ देखकर वो नौकरानी भी रोने लगी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। चौधरी साहब का और उनकी बहन का उनकी जायदाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहन अपने हिस्से की आधी विरासत अपने छोटे भाई के नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन चौधरी साहब ये बंटवारा नहीं करना चाहते थे। इसी झगड़े की वजह से वो बच्चों को उनकी बुआ के घर से लेकर आ गए थे और सौतेली माँ के पास रख दिया, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा। एक दिन राहुल को बहुत ज़्यादा बुखार था और छोटी मैडम ने उन्हें बुखार में नहला दिया। कहने लगी कि बुखार में नहाने से बुखार उतर जाता है, लेकिन उस बुखार को क्या उतरना था, वो और ज़्यादा तेज़ हो गया। सर्दी से उस मासूम को नमूनिया हो गया। ये कहकर वो रोने लगी और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी माँ ने उस नौकरानी को बाहर गाड़ी तक पहुँचाया। चौधरी साहब दोनों बेटियों को हमारे पास छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आए, लेकिन उनकी बहन हर महीने ज़रूर हमारे घर पर आती थी हमसे मिलने के लिए। उन्हें मेरी बच्चियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्हीं की बहन से मुझे पता चला कि चौधरी साहब की दूसरी पत्नी के तौर तरीके अच्छे नहीं थे। वो ख़ानदानी पत्नियों की तरह नहीं थी। उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था।
वो हमारे घर के रीति रिवाज को नहीं मानती थी। मेरे बच्चों के साथ उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। चौधरी साहब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगे और जब राहुल का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया और दूसरी पत्नी को तलाक दे दी। उन्हें पछतावा होता था कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें घर से निकाला और बच्चों को तुमसे दूर कर दिया, शायद ये सब उसी वजह से हुआ है। मैं बदनसीब अपने भगवान से पूछती थी कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी। इस सब के 1 साल बाद ही चौधरी साहब ने तीसरी शादी कर ली। ये औरत उन्हीं के ख़ानदान की थी। उनकी किसी रिश्तेदार की कोई रिश्तेदार थी। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, कहते थे कि चौधरी साहब की तीसरी पत्नी असल में वो औरत है जो उसके लिए बनी है। इस औरत के मुंह में तो ज़बान भी नहीं थी। उसका दिल बहुत ही अच्छा है और वो सबसे बहुत अच्छे से मिलती जुलती है। भगवान ऐसी पत्नी हर ज़रूरतमंद आदमी को दे। बच्चियां 12 साल की उम्र तक मेरे पास ही रहीं। फिर चौधरी साहब उनको ले गए क्योंकि वो कानूनन बस इतनी उम्र तक ही मेरे साथ रह सकती थी। मैंने भी कोई ज़िद नहीं की। मेरी माँ ने भी मुझे समझा दिया था कि बेटियां बाप के पास ही सही रहती हैं। ज़माना ख़राब है। जवान बच्चियों को पढ़ाना लिखाना और शादियां करना ही एक तलाकशुदा औरत के बस की बात नहीं है। और हमारे घर पर तो कोई मर्द भी कमाने वाला नहीं है, तो अच्छे घरानों में उनकी शादियां कैसे कर पाओगी? अगर इनको अपनी माँ से मोहब्बत होगी तो शादी के बाद ये ज़रूर तुमसे मिलने आएंगी। मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। चौधरी साहब के घर पर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छे भले ख़ानदान में उनकी शादियां कर दी। वो आज अपने घरों में अपने पतियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थीं। आज उनके पास बच्चे भी हैं। उनके पतियों की भी समाज में इज्जत है और एक बहुत बड़ा मकाम है। वो कभी कभी मुझसे मिलने आती हैं और मुझे भी अपने घर पर लेकर जाती हैं। मेरी बच्चियों को उनके बाप के पास चले जाने के बाद मेरे चाचा मुझे और माँ को अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी के कई जतन किए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि दूसरी शादी करके मैं अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरी बेटियां मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देती। वो मुझसे मिलने को तड़पती रहती और उनके पति उन्हें मुझसे मिलने नहीं देते और ना ही मुझे उनके घर जाने की इजाज़त होती। मैंने अपनी बेटियों से रिश्ता रखने की खातिर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी और मुझे इस कुर्बानी पर कोई दुख नहीं था। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी बेटियों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मुझे अपने घर ले गईं। मेरी दोनों बेटियों के पति भी बहुत अच्छे थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। ये देवरानी और जेठानी के रिश्ते में बनी हुई थी। उनके ससुराल वाले भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनके ससुर भी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। मुझे अपनी बेटियों के पास आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और उनके घर के माहौल में मैं बहुत अच्छे से ढल चुकी थी। मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया और हम सब उनके ही घर में एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरी बेटियों ने और मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया। ज़िंदगी के इस आखिरी मोड़ पर वो लोग मेरे साथ खड़े थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरी बेटियाँ मेरी आंखों के सामने हैं और वो बहुत खुश हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सब्र किया। भगवान ने मुझे उसका फल भी इसी तरह दिया। चौधरी साहब का घर यहाँ से कुछ ही दूर पर था, मगर वो बहुत कम ही बेटियों से मिलने आते थे। जब कभी वो अपनी बेटियों से मिलने आते तो बेटियों से मिलकर चले जाते और मैं भी अपने कमरे में चली जाती। मैं कभी भी उनके सामने नहीं आती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और उनका आमना सामना हो। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे दी थी। इसी वजह से मैं हर समय भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती और उसका शुक्रिया अदा करती रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।